गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो गाइस आज हम मॉक टेस्ट 17th पढ़ेंगे, 17वें नंबर का टेस्ट। इसके पहले मैं आपके लिए 16 जो मॉक सीरीज है आप प्रोवाइड करा चुकी हूँ आपके लिए। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है सेपरेट, एम्स सॉल्व पेपर, उसमें पूरी मॉक सीरीज और प्रीवियस एम्स के जितने भी पेपर हुए हैं अलग अलग एम्स में, उन सभी के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्व मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। जीके देखने के लिए, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल है, मैंने उस पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है नॉर्सेट एम्स के लिए, तो आप वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज मैंने सीरीज 16th में 16वें नंबर की सीरीज में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, तो उसका ऑलमोस्ट सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है। तो मैंने बताया था कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में उसका राइट आंसर बताऊंगी। तो उसका राइट आंसर है डी सलेज। क्वेश्चन था द हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। तो हाउस होल्ड वेस्ट था जिसमें सभी चीजें थी, बट क्या था, एक्सक्रीटा प्रेजेंट नहीं था। वाटर प्रेजेंट था बट एक्सक्रीटा प्रेजेंट नहीं था। ह्यूमन वेस्ट है जो प्रेजेंट नहीं था, फीकल मटेरियल प्रेजेंट नहीं था, तो क्या कहलाता है, सलेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। आज की वीडियो के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। बॉडी में यदि साइज और जो मास ऑफ टिश्यू है वो बढ़ रहे हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ग्रोथ, मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ए, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरेबल, जो बॉडी में किसी भी तरीके का टिश्यू का या फिर वेट का बढ़ना, तो वो कंडीशन किस में जाएगी, ग्रोथ में। और एक क्वांटिटेटिव, इसको हम नाप सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, इंच में, पाउंड में, केजी में। नेक्स्ट यहाँ पर अदर ऑप्शन थे डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन। तो डेवलपमेंट क्या है, मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शंस और स्किल, ब्रेन का डेवलपमेंट होना, जो स्किल है उसका डेवलपमेंट होना। और एक क्वालिटेटिव कंडीशन है, इसमें क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो दोनों टर्म थे ग्रोथ और डेवलपमेंट, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर द कंप्यूट आई क्यू विच फॉर्मूला इज यूज्ड। तो इंटेलिजेंस क्वांटेंट को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसमें मेंटल एज को डिवाइड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज से इंटू 100। मतलब कि मेंटल एज कितनी है उसको डिवाइड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज से इंटू 100। इस कैलकुलेशन से है जो मेंटल रिटार्डेशन के जो फॉर्मूला, मेंटल रिटार्डेशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इजी हेल्प मिलती है, क्योंकि उसमें आईक्यू लेवल है वही घटता बढ़ता है जो मेंटल रिटार्डेशन होती है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर आईक्यू फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेस्ट डेवलप्ड टू मेजर इंटेलिजेंसी वाज डिजाइन बाय। तो पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट है जो किसने मेजर किया था, ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेसलर, विलियम स्टर्न, विनेट एंड सिमोन और डी नन ऑफ दी अबव। तो पहला जो इंटेलिजेंसी मेजरिंग टेस्ट था वो डिजाइन किया था विनेट एंड सिमोन ने, ये देखिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम जाना जाता है वो जाना जाता है विनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। पीडियाट्रिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे पीडियाट्रिक के, गायनेकोलॉजी के, आप चाहें तो उनको भी रेफर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस एज में बच्चे की जो हेड साइज है वो 90% हो जाएगी एडल्ट साइज के कंपेरिजन में। ऑप्शन है 3 ईयर, 4 ईयर, 8 ईयर और डी है 10 ईयर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 3 ईयर, क्योंकि 3 साल की एज तक बच्चों की जो हेड साइज है वो एडल्ट हेड साइज के 90% तक हो जाती है। यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, यदि 2 साल आता है और 4 आता है तो आप 2 साल को मार्क कीजिए, ना कि 4 को, क्योंकि 2 से 3 साल के बीच में क्या होता है, बच्चों की जो हेड साइज है वो कंपैरिजन टू एडल्ट की हेड साइज के 90% है जो इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए, 3 ईयर। नेक्स्ट इज मिसेस प्रीति 22-year-old lady delivered a premature baby. Which of the following medicine is useful for the newborn baby?
एक पेशेंट है 22 साल की, उसके जो बेबी की डिलीवरी हुई है वो प्रीमेच्योर बेबी है, पूरे तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो कौन सी मेडिसिन उस न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूजफुल रहेगी? ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, रेनिटेडिन, डेक्सामेथासोन और डी है टेस्टोस्टेरोन। तो बेबी कैसा हुआ? प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, तो प्रीमेच्योर बेबी के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी जो हेल्पफुल रहेगी उस न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो वो होगी डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या करेगी? ये न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर और उसको ब्रीदिंग करने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि मदर के लिए प्रीटर्म लेबर होता तो बीटा मेथासोन देते, ताकि जो बेबी के लंग मैचुरेशन है उसको एक्सेलरेट कर सके, बट यहाँ पर डेक्सामेथासोन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे यदि प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, ताकि उसको ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। Next is a 2-year-old male child has following manifestation: chest indrawing, wheezing and fever. Which will be the most appropriate group of drug for the child? एक 2 साल का मेल चाइल्ड है, बच्चा है, उसके लिए कुछ मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहे हैं: चेस्ट इंड्रॉइंग, वीजिंग साउंड एंड फीवर। तो कौन सी मेडिसिन है जो हेल्पफुल रहेगी? ऑप्शन है सॉरी एंटी कन्वल्सिव, डाययूरेटिक्स, एंटीबायोटिक और डी एनाल्जेसिक्स। तो बच्चे में जो तीनों सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, ये किसके सिम्टम्स है? निमोनिया के, क्योंकि फीवर भी प्रेजेंट है यहाँ पर साथ में, तो मतलब कोई इन्फेक्शन है। तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन देंगे? उसको मेडिसिन दी जाएगी एंटीबायोटिक, क्योंकि जो सभी सिम्टम्स यहाँ पर रिलेट करते हैं, वीजिंग, फीवर एंड चेस्ट इंड्रॉइंग, तो किसकी तरफ इशारा करते हैं? निमोनिया की तरफ। तो निमोनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो होगी एंटीबायोटिक। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट। बर्थ के टाइम पर जो इंडियन बेबीज की नॉर्मल लेंथ है वो कितनी होती है? ऑप्शन है यहाँ पर 30 से 35 सेंटीमीटर, 45 टू 51 सेंटीमीटर, 35 टू 40 सेंटीमीटर, डी है 50 टू 60 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मल लेंथ मानी गई है बेबी की एट द टाइम ऑफ बर्थ वो है 45 टू 51 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने प्री नेटल पीरियड और पोस्ट नेटल पीरियड भी पढ़े हैं, तो उनके अलग अलग उनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर प्री नेटल पीरियड का ही स्टेज पूछी, एम्ब्रियो पीरियड ग्रोथ और डेवलपमेंट का किस टाइम का पीरियड है? ऑप्शन है 0 to 14 days, 14 days to 8 weeks, 8 weeks to 38 weeks, डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो स्टेज है, एम्ब्रियो पीरियड है, वो कितने दिन का होता है? वो होता है 14 डेज से 8 वीक्स तक का, मतलब 2 वीक्स से 8 वीक तक का है जो पीरियड माना जाता है एम्ब्रियो पीरियड। ये देखिए यहाँ पर पूरा क्लासिफाई किया हुआ है। 14 दिन से 8 वीक्स तक का तो एम्ब्रियो पीरियड हो गया, और 2 वीक टू 8 वीक्स तक तो प्री नेटल पीरियड होता है, पोस्ट नेटल पीरियड होता है। तो प्री नेटल पीरियड में क्या होता है? जाइगोट 0 to 14 डेज जब तक ये पेट में रहें, यूट्रस में रहें, तो वही टाइम पीरियड है प्री नेटल पीरियड। जाइगोटिक पीरियड 0 to 14 डेज, मतलब 0 से 2 वीक तक। एम्ब्रियो 14 डेज टू 8 वीक्स, और फीटस होता है 8 वीक्स टू बर्थ। 2 महीने से लेके बर्थ तक का जो फीटस है वो क्या कहला, जो 2 महीने से लेके 8 वीक और 2 महीने से लेके बर्थ तक, चाहे वो 36 वीक के बाद डिलीवर हो या फिर 42 वीक के बाद, वो किस में आएगा? फीटस में। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड, आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो, वो पीरियड क्या कहलाता है? पोस्ट नेटल पीरियड। तो फर्स्ट है यहाँ पर अर्ली न्यूनेट, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग के डिलीवरी से लेके काउंट करना है 7 दिन, तो वो किस में आते हैं? अर्ली न्यूनेट में। फिर आता है लेट न्यूनेट, फ्रॉम 7 डेज टू 28 डेज। यदि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द न्यूनेटल पीरियड, तो आपको 0 to 28 डेज को काउंट करना होगा। यदि अर्ली न्यूनेट पूछता है तो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, लेट न्यूनेट पूछता है तो फ्रॉम 7 डेज टू 28 डेज। फिर आता है इन्फेंट, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फिर टोडलर 1 to 3 ईयर, प्री स्कूलर 3 to 6 ईयर, स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए 6 to 12 ईयर। एडोलेसेंस एज आती है 13 to 18 ईयर है जो एडोलेसेंस एज पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। इनमें से कौन सी डिसीज है जूनोटिक और जूनोसिस है?
ऑप्शन है यहाँ पर रेबीज, मलेरिया, एड्स और टाइफॉइड। तो मैं आपको बता दूं कि जूनोटिक डिसीज ऐसी डिसीज होती हैं जो किसी एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं किसी ह्यूमन बीइंग में, किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होंगी ह्यूमन बीइंग में, वो कहलाती हैं जूनोसिस डिसीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेबीज, क्योंकि रेबीज है जो कैट या फिर डॉग के बाइट के काटने के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए, रेबीज। रेबीज का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम पूछा जाता है एग्जाम में, वो है हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? 1997, 1996, 1965 और 1993। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी थी उसके लिए 1993 में अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वेस्ट बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। कौन सा विटामिन है जिसका यदि हम एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, बॉडी में ज़्यादा एडमिनिस्टर भी करते हैं, तो वो वेस्ट ही रहेगा वो विटामिन, क्योंकि वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के और विटामिन डी। दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, डी, ई, के। आपको याद रखना है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के क्या कौन से विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन। ये बॉडी में इजीली स्टोर हो जाएंगे और इतने जल्दी एक्सक्रीट नहीं होंगे। बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो उन्हीं का एक विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसकी बहुत सारे टाइप हैं। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यदि हम ज़्यादा भी एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, एक्सेस अमाउंट लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट रहेगा, क्योंकि बॉडी में ना तो स्टोर होगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो यहाँ पर जितने भी सिम्टम्स दिए हुए हैं ये किस विटामिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं? विटामिन बी6, विटामिन बी1, विटामिन बी12 और विटामिन बी2। तो ये जो यहाँ पर सभी सिम्टम्स हैं, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन, बर्निंग आई, शाइनिंग लिप्स, ग्लोसाइटिस और चिलोसिस, तो ये सभी सिम्टम्स किसकी कमी के कारण होने वाले हैं? तो ये सभी सिम्टम राइबोफ्लेविन और विटामिन बी2 की कमी के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर कुछ और सिम्टम्स हैं वो भी आपको याद रखना होंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो मैंने ऑप्शन में रखे हैं सिम्टम वो ना के दूसरे सिम्टम इसी विटामिन की कमी के कारण पूछे जाए, तो आपको वो भी याद रखना है। जनरली एग्जाम में एक पॉइंट और यहाँ पर चिलोसिस ये पूछा जा सकता है, उसका मतलब होता है स्वैलोन और क्रैक्ड लिप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर एंगुलर स्टोमेटाइटिस, तो इसका मतलब होता है लेसन एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, माउथ के दोनों साइड क्या होना, लेसन होना, किसी तरीके के घाव जैसे देखने को मिलना, जिसको हम हिंदी में कहें तो लिप्स का फटना कहते हैं आई थिंक। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, सब किसकी कमी के कारण देखने को मिलते हैं, विटामिन बी2 की कमी के कारण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके की मेडिसिन को एक ही बार एडमिनिस्टर किया जाता है और एक जो मेडिसिन है एज अ डॉक्टर ही इनको प्रिस्क्राइब करेगा और एक ही बार इमरजेंसी में एडमिनिस्टर करनी होगी। तो ऑप्शन है यहाँ पर पीएम ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर और डी स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये कहलाएंगे स्टेट ऑर्डर। यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर पेन, physician advise him injection morphine 2 mg IV state, the nursing officer should assist for। एक पेशेंट है एडमिट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, सीवियर पेन है, फिजिशियन ने कहा है कि उसके लिए मॉर्फिन का 2 mg इंट्रावीनस इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है, स्टेट ऑर्डर है। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या चेक करना होगा, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पर एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपके लिए रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना होगा, क्योंकि जो मॉर्फिन है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए जब भी किसी पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं तो हमें
मॉर्फिन दे रहे हैं उसके पहले रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है, और जब चल रही है मॉर्फिन की डोज उस टाइम पे चेक करना है, और बाद में भी रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना है। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज डन टू किल। तो फ्यूमिगेशन की प्रोसेस होती है जनरली लैब में, ओटी में, तो ये किसको मारने के लिए की जाती है? बैक्टीरिया, रोडेंट्स, वायरस और डी फंगस। तो जो फ्यूमिगेशन प्रोसेस होती है लेबोरेटरी या फिर ओटी में, तो ये होती है रोडेंट्स को मारने के लिए। फ्यूमिगेशन एक तरीके से पेस्ट कंट्रोल मेथड ही हम कह सकते हैं, जिसमें गैसियस पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है और फ्यूमिगेंट्स का यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पर सफोकेशन कर सकें, जो भी पेस्ट है उसके थ्रू क्या कर सकें, सफोकेशन कर सकें वहाँ पर जो भी ड्राई वुड्स, टर्मिनेट्स हैं, वुड बोरर हैं, या फिर किसी भी तरीके के रोडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए जो ओटी है और लैब है वहाँ पर फ्यूमिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है एन एडल्ट शेड्यूल फॉर अ पैरासिंथेसिस, व्हाट शुड द नर्स प्लान डू इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड। किसी क्लाइंट के लिए पैरासिंथेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करवाना है, तो एज अ नर्स आपको क्या चीज़ है जो इमीडिएटली करवानी होगी? ऑप्शन है एडमिनिस्टर डाइजेपाम, आस्क द क्लाइंट टू हिज बाउल्स, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर, और गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पैरासिंथेसिस की प्रोसेस में है, जो पैरासिंथेसिस होना है किसी क्लाइंट का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करवाना होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर। ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि पैरासिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। जनरली जो पेरिटोनियम कैविटी है वहाँ से निडल्स के थ्रू पंचर करके जो फ्लूइड है बाहर निकाला जाता है। यदि ब्लैडर फुल रहेगा तो ब्लैडर को भी पंचर, बाई चांस ब्लैडर भी पंचर हो सकता है। तो इसीलिए क्लाइंट को कहना है कि आप अपना ब्लैडर है क्या कीजिए, खाली कीजिए, एम्प्टी कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज वेट सोर्स आर कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड। जो वेट सोर होते हैं वो किसके कारण होते हैं? कंट्यूजन, एक्सेस हीट, स्टेमिया और डी फ्रिक्शन। तो वेट सोर्स होते हैं जनरली स्टेमिया के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या चीज़ है जो मैंडेटरी रखी गई है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए? ऑप्शन है यहाँ पर नो नीड टू चेंज एनीथिंग, स्टॉप और गिविंग द मेडिसिन, NBM 8 to 10 आवर प्रायर टू टेस्ट, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फ्रॉम 3 to 8 days बिफोर द टेस्ट। तो यहाँ पर जो क्या चीज़ें मैंडेटरी रखनी है यदि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा रहे हैं हम, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट है जो क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है 3 दिन पहले ही टेस्ट के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज परगेटिव एनीमा इज गिवन। तो एनीमा अलग अलग तरीके का है, जो अलग अलग टाइप का यूज़ किया जाता है। तो परगेटिव एनीमा का यूज़ किसके लिए किया जाता है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू डिस्ट्रॉय हेलमिंथ, टू इम्प्रूव पेरिस्टाल्सिस, डी टू प्रोवाइड द एनेस्थीसिया। तो परगेटिव एनीमिया है जो जनरली जो पेरिस्टाल्सिस की कंडीशन होती है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए पर्पस दिया हुआ है, बट किस टाइप का एनीमिया किस चीज़ के लिए किया जाता है ये भी यहाँ पर। फर्स्ट टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो एक जो होता है न्यूट्रिटिव एनीमिया, किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए। दूसरा होता है टू रिलीव द इन्फ्लामेशन, किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन है तो उसको रिलीव करने के लिए जो एनीमिया दिया जाएगा वो होगा एस्ट्रिजेंट। पेरिस्टाल्सिस के लिए होगा परगेटिव एनीमिया। पर्सन किसी भी तरीके का शॉक में है या फिर कोलैप्स में है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेंट एनीमिया देंगे। टेम्परेचर कम करने के लिए कोल्ड एनीमिया और आइस एनीमिया दिया जाएगा। और यदि बाउल का एक्सरे किया जाना है, एनल कैनल का एक्सरे किया जाना है, तो उसको क्लीन करने के लिए जो एनीमा देंगे तो वो होगा सलाइन एनीमा। या फिर डिलीवरी के पहले है जो एनीमा देते हैं तो वो क्या होगा? सलाइन एनीमा। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए जो एनीमा दिया जाएगा वो होगा बैरियम एनीमा। और यहाँ पर एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थेटिक एनीमा दिया जाता है। एक बहुत ही कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो कार्मिनेटिव एनीमा, इसको एंटी स्पाज्मोटिक एनीमा भी कहा जाता है। यदि किसी भी तरीके का गैसियस डिस्टेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए है जो कौन सा एनीमा दिया जाता है? कार्मिनेटिव एनीमा।
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है गाइस, इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लेम्सिया सिंस इट, यदि किसी पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो बेड रेस्ट क्यों जरूरी है? ऑप्शन है, प्रिवेंट द एक्लेम्सिया, मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड दे आर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज द एडिमा, प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर लेबर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।